सोनापुर के बाहर बरगद की छांव में माधव अपने बर्तनों को तरतीब से लगा रहा था। शेरू पास ही सुस्ती में पड़ा था। शेरू, ओ शेरू, कम से कम पूंछ हिलाकर ये तो बता दे कि तू जिंदा है। शेरू ने बस आंखें खोलकर उसे देखा और वापस सो गया। समझ गया। तू भी सोच रहा होगा कि कैसा मालिक मिला है, खुद भूखा है और मुझे भी प्यासा सुलाएगा। माधव ने खाली गल्ले को खटखटाया। देख, एक ढेला तक नहीं है इसमें। कल उस मिट्टी वाले का कर्ज नहीं चुकाया तो वो दुकान चढ़ जाएगा। पर तू फिक्र मत कर, ये जो नया घड़ा बनाया है ना, इसकी खनक दूर तक जाएगी। उप शेरू, देख कोई आ रहा है। लग रहा है आज बोहनी हो ही जाएगी। अपनी किस्मत जागने वाली है दोस्त। शेरू झटके से उठकर खड़ा हो गया और धीमे से गुर्राया। अरे डर मत, मुसाफिर ही लग रहा है। आजा भाई आजा, गला सूख गया होगा तेरा। माधव ने देखा कि केवल एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ दुकान की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे। अरे बाबा, संभल के, रुकिए, मैं आता हूँ। माधव दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह पहुंच पाता, वह बुजुर्ग आदमी बरगद के चबूतरे के पास धड़ाम से गिर पड़ा। चुप कर शेरू, हट पीछे। बाबा, बाबा आंखें खोलिए, सुनिए। पानी। हाँ बाबा, बस एक पल रुकिए। पानी की कुछ बूंदें उनके गले से नीचे उतरी तो उन्होंने एक लंबी और ठंडी सांस ली। अब कैसा लग रहा है? धूप बहुत तेज है, आपको इस वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए था। बेटा, अगर तू न होता तो आज मेरी यात्रा यहीं थम जाती। बड़ी प्यास लगी थी। ऐसी बातें मत कीजिए बाबा, प्यासे को पानी पिलाना तो मेरा धर्म है। आप बस आराम कीजिए, जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते यहां से हिलिएगा भी मत। महात्मा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्होंने माधव के भीतर की गहराई को नाप लिया हो। महात्मा अब चबूतरे पर टिक कर बैठ गए थे, लेकिन कमजोरी अभी भी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। माधव उनके पैर दबाने लगा। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? रहने दो, मैं अब ठीक हूं। माधव, मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते क्या तूने अपना दिल भी साफ मिट्टी जैसा बना लिया है? मिट्टी ही तो सत्य है बाबा। आज इसमें बर्तन बना रहा हूं, कल इसी में मिल जाना है, फिर घमंड किस बात का? महात्मा मुस्कुराए। उनके चेहरे की थकान गायब हो चुकी थी और उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। बस कर माधव, अब और सेवा मत कर। जितनी प्यास मेरे कंठ को थी, उससे कहीं ज्यादा तृप्ति मुझे तेरे व्यवहार से मिली है। बाबा, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपकी सारी कमजोरी एक पल में उड़ गई हो। तूने जिसे एक मामूली मुसाफिर समझा, वो असल में तेरी परीक्षा लेने आया था। सोनापुर में बहुतों के पास धन है, पर मन सिर्फ तेरे पास मिला। आप कौन है बाबा? आपकी वाणी तो अब किसी सिद्ध पुरुष जैसी लग रही है। नाम में क्या रखा है बेटा? बस ये समझ ले कि तेरी निस्वार्थ भावना का फल देने का समय आ गया है। मांग, आज जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और ये शेरू साथ है, इतना काफी है। महात्मा हंसने लगे और अपनी झोली से एक चमकती हुई सुनहरी घंटी निकाली। ये संतोष ही तो तेरी सबसे बड़ी पूंजी है, पर ये संसार छल कपट से भरा है माधव। तू सीधा है, लोग तुझे ठग लेंगे। ये ले, ये सत्य घंटी है। घंटी? बाबा, मैं इसका क्या करूंगा? मैं कोई मंदिर का पुजारी तो नहीं हूं। ये मंदिर के लिए नहीं, तेरी सुरक्षा के लिए है। इसे अपनी दुकान पर टांग दे। जब भी कोई तेरे सामने झूठ बोलेगा, ये बिना छुए बज उठेगी। अब कोई तुझसे छल नहीं कर पाएगा। माधव ने हिचकिचाते हुए वो घंटी अपने हाथ में ले ली। महात्मा ओझल हो चुके थे। माधव हाथ में घंटी लिए अभी भी उसी जगह खड़ा था जहां महात्मा बैठे थे। देख शेरू, बाबा ने क्या अजीब चीज दी है।
ये छोटी सी घंटी झूठ पकड़ लेगी? भला ऐसा भी कभी होता है? माधव ने दुकान के खंभे पर उस सुनहरी घंटी को टांग दिया। हवा के झोंके से घंटी हिली, पर कोई आवाज नहीं हुई। अजीब है, हवा से नहीं बजती। लगता है बाबा बस मेरा दिल रखने के लिए ये दे गए। तभी गांव का काका, जो अपनी कंजूसी के लिए मशहूर था, दुकान के पास रुका। ओ माधव, कैसा है रे? सुना है बड़े सस्ते घड़े बेच रहा है आज। वो पीछे वाला लाल घड़ा दिखा तो। आइए काका, सस्ता ही है, बस 12 आने का है। 12 आने? अरे कल ही शहर गया था, वहां तो 4 आने में इससे बड़ा घड़ा मिल रहा था। तू तो अपनों को ही लूट रहा है। घंटी की तेज और सुरीली आवाज ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। माधव और काका दोनों चौंक कर ऊपर देखने लगे। ये क्या था माधव? कोई यहाँ खड़ा है क्या? नहीं काका, यहाँ तो बस हम और आप हैं। और शहर में 4 आने में घड़ा? काका सच कहिए, आप शहर गए भी थे क्या? अरे वो मैं मतलब गया तो नहीं था, पर सुना था। घंटी बजनी बंद हो गई। माधव के चेहरे पर हैरानी और खुशी का मिला जुला भाव था। समझ गया, काका बाबा झूठ नहीं कह रहे थे। ये घंटी तभी बजती है जब कोई झूठ बोलता है। अब बोलिए, असली दाम देंगे या शहर से 4 आने वाला घड़ा लाऊं? अरे नहीं नहीं, ये ले 12 आने। तू तो बड़ा जादुई हो गया है रे। काका बड़बड़ाते हुए घड़ा लेकर भाग गए। शेरू, काम हो गया दोस्त। अब कोई हमें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सेठ धनीराम अपनी भारी भरकम तोंद और रेशमी कुर्ते को संभालते हुए दुकान के सामने आकर रुका। क्यों रे माधव, सुना है बड़ी ऊंची उड़ान भर रहा है तू। ये क्या खिलौना टांग रखा है ऊपर? प्रणाम सेठ जी, ये बस एक छोटी सी भेंट है। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? देख, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 100 कुल्हड़ चाहिए, पर याद रखना माल एकदम अव्वल दर्जे का हो। वैसे तो ये कुल्हड़ बहुत कच्चे लग रहे हैं, इनकी मियाद ही क्या है? सेठ जी, आग में पकाए हुए हैं, पत्थर की तरह मजबूत हैं। अरे रख इसे नीचे, मुझे सब पता है। तू शहर वाली फैक्ट्री से टूटे हुए कुल्हड़ लाकर यहां बेच रहा है। मैं तो बस तेरी गरीबी देखकर यहां आया हूं, वरना मेरी हवेली के लायक तो ये धूल बराबर भी नहीं है। अरे बाप रे, ये कैसा शोर है? माधव, इसे बंद कर, कान फट रहे हैं मेरे। सेठ जी, मैं इसे बंद नहीं कर सकता। ये तभी चुप होगी जब आप सच बोलेंगे। आप मेरी गरीबी देखकर नहीं, बल्कि इसलिए आए हैं क्योंकि शहर में कुल्हड़ 3 गुना महंगे मिल रहे हैं, है ना? वो हाँ, थोड़े महंगे तो हैं, पर तू ये बता, क्या ये वाकई पक्के हैं? देख लीजिए सेठ जी, घंटी चुप है, मतलब अब आप सच कह रहे हैं। तो बोलिए, क्या भाव तय हुआ? ठीक है, बहुत शातिर हो गया है तू। ये ले 100 रुपए और शाम तक सारे कुल्हड़ हवेली पहुंचा देना। और हाँ, इस घंटी के बारे में किसी को बताना मत। सेठ बुदबुदाता हुआ आगे की ओर बढ़ गया। गांव का मुखिया दुकान की ओर बढ़ा। उसके पीछे खुशामद करने वालों की एक टोली थी। माधव सम्मान में खड़ा हो गया। प्रणाम मुखिया जी। माधव, सुना है तूने कोई नया कचहरी खोल रखा है यहाँ? गांव के लोग कह रहे हैं कि अब इंसाफ बरगद के नीचे नहीं, तेरी इस घंटी के नीचे होता है। नहीं मुखिया जी,
मेरा कोई इरादा नहीं है, ये तो बस। चुप कर। देख, मैं गांव का मुखिया हूं। लोग मुझे दानवीर और न्यायप्रिय कहते हैं। क्या ये सच नहीं है? जी मुखिया जी, पूरा गांव आपकी उदारता की कस्में खाता है। आप जैसा नेक इंसान भला कहाँ मिलेगा। मुखिया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये क्या बदतमीजी है माधव? तूने इसे कैसे सेट किया है? मुखिया जी, ये मेरे हाथ में नहीं है। लगता है घंटी को आपकी दानवीरता पर कुछ शक है। क्या कहा? तू मेरा अपमान कर रहा है? देख माधव, ये खेल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। जो सच समाज को तोड़े वो सच नहीं, पाप है। या तो इस घंटी को फेंक दे, वरना याद रखना, सोनापुर में तेरी मिट्टी भी कोई नहीं छुएगा। हाँ माधव। मुखिया अपनी लाठी पटकते हुए चला गया। उसके पीछे उसकी टोली भी गालियां देते हुए निकली। देख शेरू, सच बोलने की कीमत चुकानी शुरू हो गई है। शाम ढल रही थी कि तभी उसका बचपन का यार सोहन दुकान पर आया। सोहन के हाथ में मिठाई का एक छोटा सा डिब्बा था। क्या हुआ माधव, मुंह क्यों लटका रखा है? पूरे गांव में तो तेरे ही चर्चे हैं। सोहन, बस वही चर्चा ही तो गले की फांस बन गई है। तू बता, यहाँ कैसे? अरे भाई, सुना है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैंने सोचा अपने यार का मुंह मीठा करा दूं। आखिर तेरी तरक्की देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है। सोहन, तू सच कह रहा है ना? धत तेरे की, ये घंटी है या कोई दुश्मन? हाँ माधव, सच सुनना है तो सुन। मुझे जलन होती है। हम दोनों ने साथ में मिट्टी का काम शुरू किया था, पर आज सब तेरे पीछे भाग रहे हैं। मुझे लगा था तू मेरा साथ देगा, पर तू तो अपनी इस जादुई घंटी के घमंड में चूर है। सोहन, ये तू क्या कह रहा है? मैंने कभी घमंड नहीं किया। घमंड नहीं तो और क्या है? अब तू हमारी आंखों में आंखें डालकर हमारे मन के मैल देख लेता है। किसके मन में गंदगी नहीं होती माधव? पर तूने तो दोस्ती का पर्दा ही फाड़ दिया। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। से में पैर पटकता हुआ चला गया। देख शेरू, जो सच कल तक छिपा था, उसने आज मेरा सबसे पुराना दोस्त छीन लिया। माधव अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। तभी शेरू ने हल्की आवाज में भौंकना शुरू किया। उसने देखा गांव के मुखिया सेठ धनीराम, सोहन और कई ग्रामीण धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। आइए मुखिया जी, आप सब यहाँ। कोई खास बात है क्या? हाँ माधव, बात थोड़ी नाजुक है, इसलिए हम सब मिलकर आए हैं। माधव बेटा, हम जानते हैं कि तेरी नीयत साफ है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन इस घंटी के कारण गांव में अजीब हालात बन गए हैं। कैसे सेठ जी? लोग एक दूसरे से डरने लगे हैं माधव। हर कोई सोचता है कि कहीं उसका कोई राज सामने ना आ जाए। रिश्तों में दरार आ रही है। सच बुरा नहीं होता बेटा, पर हर सच को सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। हम तुझसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं माधव, इस घंटी को गांव से बाहर कहीं दूर रख दे, ताकि गांव में फिर से शांति बनी रहे। अगर मेरी वजह से गांव में अशांति फैल रही है, तो मैं आपकी बात मानता हूं। मैं इस घंटी को गांव से दूर ले जाऊंगा। माधव उस घंटी को लेकर वापस उस बाबा की तलाश में निकल गया। माधव पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। बाबा, कहाँ हैं आप? आप कह रहे थे ये वरदान है, पर ये तो मेरे लिए गले का फंदा बन गया है। तभी उसने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे महात्मा ध्यान की मुद्रा में बैठे थे।
क्यों माधव, इतनी जल्दी लौट आए? घंटी का शोर कम पड़ा या दुनिया का शोर बढ़ गया? बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ये घंटी। इस घंटी ने मेरा गांव छीन लिया, मेरा यार छीन लिया और मुझे अपनों की नजरों में गुनहगार बना दिया। सत्य तो वही है माधव जो पहले था। घंटी ने तो बस उस पर से धूल हटाई थी। क्या तुझे दुख इस बात का है कि लोग बुरे हैं, या इस बात का कि तुझे उनकी बुराई का पता चल गया? बाबा, मुझे दुख इस बात का है कि मैं अकेला पड़ गया हूं। बेटा, तूने घंटी का आधा सच समझा। घंटी ने तुझे दूसरों का झूठ दिखाया, पर क्या तूने अपने भीतर झांका? जब तू दूसरों के बारे में बुरा सोच रहा था, तब भी तो ये घंटी बजी थी। हाँ बाबा, और तभी मुझे डर लगा। मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे मासूम इंसान हूं। पर घंटी ने बताया कि मेरे मन में भी कड़वाहट है। यही तो असली सबक है। पूर्ण सत्य केवल शब्दों में नहीं, आचरण में होता है। समाज केवल सच से नहीं, करुणा से चलता है। जा माधव, अब तू आजाद है। पर याद रखना, अब तुझे किसी बाहरी घंटी की जरूरत नहीं है। तेरे भीतर का विवेक ही अब तेरी असली घंटी है। समझ गया बाबा। अब मैं लोगों की कमियां नहीं, उनके साथ जुड़ने का रास्ता ढूंढूंगा।